Hello everyone, welcome to Prahar IAS. माय नेम इज़ गौरव यादव। तो आज की डेली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो शुरू करते हैं। कल नहीं आ पाई थी क्योंकि कल हमारी जो टीम है उसमें से कई लोगों का एग्ज़ाम था जेपीएससी का, तो हमने अपने चैनल पर डाला भी है जेपीएससी का पेपर। आई होप जिसने भी दिया हो उसका अच्छा हुआ हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है अभी 45th, दैट वाज हेल्ड इन लखनऊ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी के चेयरमैनशिप में 45th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन क्या क्या आई हैं देखते हैं। Recommendations are the GST Council has decided to keep petroleum product out of GST regime, while consumers will have to keep paying the compensation cess levied on product like automobiles till March 2026 instead of July 2022 as originally envisaged at the time of rolling out the indirect tax regime. तो जैसा कि बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के परव्यू में अंडर ला दिया जाएगा, जिससे कि शायद पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं, जो जैसे कि अभी आप रेट जो है पेट्रोल डीजल के सब के बहुत महंगे जा रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगर जीएसटी के अंदर ला दिया जाएगा तो वो थोड़े से उनके रेट जो हैं वो कम होंगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने मना कर दिया है कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में नहीं लाया जाएगा, वो बाहर ही रखे जाएंगे जैसा अभी है वैसे ही। और दूसरा जो एक सेस लगता है ऑटोमोबाइल्स पर, जो कि कहा गया था लगाते टाइम कि जुलाई 2022 तक रहेगा ये कोरोना से रिकवर करने के लिए, तो उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। अब मार्च 2026 तक कंपेंसेशन सेस देना पड़ेगा कस्टमर्स को। और टू शोर अप जीएसटी रेवेन्यू द काउंसिल हैज डिसाइडेड टू फॉर्म टू ग्रुप्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर दैट हैव टू रिकमेंड मेजर्स विद इन 2 months। तो 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं और उनका क्या काम होगा। द फर्स्ट वन हैज बीन टास्क्ड फॉर रिव्यूइंग टैक्स रेट रैशनलाइजेशन इशूज to correct anomalies in the rate structure, while the others will have to tap technology to improve compliance and monitoring। तो जो दो ग्रुप बनाए उसमें से एक का काम तो ये होगा कि जो टैक्स ग्रुप्स हैं, जैसे अलग अलग है कि 5% पे कौन सा रखा जाएगा, 12% पे कौन सा रहेगा, किसको 18% वाला स्लैब्स में रखना है। तो जो स्लैब्स हैं उनका रेशनलाइजेशन का काम एक का है कि उसको रेशनलाइज करे और जो भी एनोमलीज हैं यानी कि जो भी कमियां हैं रेट स्ट्रक्चर में उसको सही करे। तो एक जो 2 ग्रुप बनाए जाएंगे उसमें से एक ग्रुप का काम ये है और दूसरे ग्रुप का काम ये है कि कंप्लायंस बनाए मतलब जो जीएसटी कलेक्शन है वो कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं या टैक्स से बच रहे हैं उनको पकड़ा जाए और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो। तो ये 2 काम है 2 अलग अलग ग्रुप्स के। द कंपेंसेशन सेस लेविड ऑन ऑटोमोबाइल्स, टोबैको प्रोडक्ट एंड एरेटेड वाटर ओवर एंड अबव द बेसिक जीएसटी रेट was to be tapped by covering the gap between states' actual revenues and 14% annual revenue growth for 5 years they were assured by adopting GST। तो जो कंपेंसेशन सेस जो ऑटोमोबाइल पे जो हम बात करेंगे अब 2026 तक रहेगा और जो टोबैको प्रोडक्ट पे भी है, एरेटेड वाटर पे भी है, जो जीएसटी रेट के ऊपर जो सेस है वो क्यों लगाया गया था, वो इसलिए लगाया गया था कि जो स्टेट्स को जो प्रॉमिस किया गया था जीएसटी लागू करते टाइम कि जो 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ होगी और अगर नहीं होती है तो उसको जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसको कंपेंसेट करेगी। तो उस चीज़ के लिए ये सेस लगाया गया था टू बी टैप्ड फॉर द कवरिंग द गैप बिटवीन जो एक्चुअल रेवेन्यूज है और 40% का जो प्रॉमिस किया गया था, तो उसमें जो गैप है उसको कंपेंसेट करने के लिए सेस लगाया गया था। The GST Council effected several long-pending tweaks in the tax rates, including an increase in GST levied on footwear costing less than 1,000, as well as ready-made garments and fabric to 12% from 5%. The new rates will take effect from January 1st। तो GST काउंसिल ने और भी जो कई सारे टैक्स रेट्स में जो ट्विक्स थे, जो बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि ये होना चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान दिया है। और जो जैसे जो इंक्लूडिंग इन जीएसटी लेविड ऑन फुटवियर कॉस्टिंग लेस देन 1,000, तो जो 1,000 से कम के जो फुटवियर थे उनका जीएसटी का रेट सही किया गया है। और जैसे जो रेडीमेड गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स हैं उनको 12% से 5% में ला दिया गया है। तो ये सब जो है अब जो नए रेट हैं वो January 1st से ये अप्लाई हो जाएंगे। द काउंसिल अप्रूव्ड अ स्पेशल कंपोजिशन स्कीम फॉर ब्रिक किल्स विद अ टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ ₹20 lakhs फ्रॉम April 1st, 2022। The bricks will track GST at the rate of 6% without input tax credits under the scheme or 12% with income tax input credits। तो एक स्पेशल कंपोजिशन बनाई गई है ब्रिक किल्स के लिए, यानी कि जो ईंट भट्टे हैं उनके लिए जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, उनके लिए April 1st, 2022 से। तो इसमें 2 रेट रखे गए हैं जो ब्रिक किल्स हैं उनके लिए। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ अगर है तो वो होंगे 6%, और अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ नहीं है तो 12% वाले उसमें आएंगे स्लैब में। तो ये कंपोजिशन बनाई गई है ब्रिक किल्स के लिए।
सेकेंड न्यूज इज फेज सेकेंड ऑफ विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम। तो विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम जो आई थी वो 2014 में आई थी, तो उसका सेकेंड फेज अब स्टार्ट किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च फेज 2 ऑफ विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम to promote research and 42 emerging technology in electronic system design and manufacturing ESDM and information technology enabled services ITES। तो जो विश्वेश्वरैया जी हैं ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंजीनियर और इनके ही बर्थडे पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो उनके नाम पर एक पीएचडी स्कीम लॉन्च करी गई थी। पीएचडी स्कीम उनके नाम पर लॉन्च करने का मतलब है कि वो सारी इंजीनियरिंग फील्ड में ही पीएचडी स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिससे क्या होगा, जो नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वर्ल्ड वाइड, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करें इंडिया में, और रिसर्च करें, पीएचडी करें, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होगी तो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी इंडिया में। तो इन फील्ड्स में रखी गई थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो इनके लिए ये रखा गया था। तो इसका सेकंड फेज अब स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं इसके बारे में, सेकंड फेज के बारे में। तो विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी इन 2014, जैसा मैंने बताया, विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, with an objective of to enhance number of PhD in ESDM, IT, ITES sectors. PhD seats were allocated to 97 institutions, IIT, NIT, central and state universities in 25 states and 4 union territories। तो जब ये लॉन्च करी गई 2014 में, तो मैंने वैसा बताया कि जो PhDs है, जो इन सेक्टर्स में PhD में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, IT हो गया, IT लेवल सेक्टर्स हो गए, तो इन सब में PhD ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए लॉन्च करी गई थी स्कीम। तो अलग 97 इंस्टीट्यूशंस को PhD सीट्स, नई PhD सीट्स अलॉट करी गई थी, जो IITs, NITs, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है, 25 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में। तो अगर अभी की बात करें, एट प्रेजेंट 492 फुल टाइम एंड 268 पार्ट टाइम PhD फेलोज आर परसुइंग, while 422 full time and 43 part time PhD have submitted thesis or completed PhD. During the event, achievements of phase 1 of Visvesvaraya PhD scheme are also celebrated. So at present 492 full time and 268 part time PhD fellows are pursuing their research, while 422 full time and 43 have submitted thesis, यानी कि उनका या तो thesis submit कर दी है या उनकी PhD complete हो गई है। और इवेंट के दौरान जो फेज़ फर्स्ट की जो सेलिब्रेशन थी, यानी कि जो उसकी सक्सेस है, उसको भी सेलिब्रेट किया गया था। और फेज सेकंड ऑफ स्कीम एम्स टू सपोर्ट 1000 फुल टाइम PhD कैंडिडेट्स, 150 पार्ट टाइम PhD कैंडिडेट्स, 50 यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोज एंड 225 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो ये सब चीज़ें, मतलब अगर इनको हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा PhD कैंडिडेट रिसर्च फेलोज बढ़ाएंगे, तो उन फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी उभर के आएंगी इंडिया में। तो ये है इसका सबसे बड़ा एम। थर्ड न्यूज, सीरोटाइप 2 डेंगू। सीरोटाइप 2 डेंगू के बारे में अभी सरकार ने थोड़ा सा फ्लैग किया है, यानी कि लोगों को चेताया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है, उनको एक वार्निंग दी है, क्योंकि ये 11 स्टेट्स में अभी पाया जा रहा है सीरोटाइप 2 डेंगू, और ये नॉर्मल डेंगू से थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक और जल्दी फैलने वाला है। तो देखते हैं इसके बारे में। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज फ्लैग्ड द इमर्जिंग चैलेंज इन 11 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया ऑफ सीरोटाइप 2 डेंगू, which it said is associated with more cases and more complication than other forms of the disease। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ्लैग किया है कि 11 स्टेट्स में जो सीरोटाइप डेंगू है वो पाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मोर केसेस एंड मोर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो नॉर्मल डेंगू है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, उससे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इस केस में। तो देखते हैं इसके बारे में। द स्टेट्स रिपोर्टिंग सीरोटाइप 2 डेंगू केसेस आर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, MP, UP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो ये 11 स्टेट्स हैं जहाँ पे सीरोटाइप 2 डेंगू के केसेस पाए जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, MP, UP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो आप यहाँ पे जो भी इन राज्यों के लोग हैं और जो इन राज्यों के बाहर भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, यानी कि ओपन में कहीं भी, साफ़ पानी में भी डेंगू होता है, जैसा आप सबको पता होगा। तो पानी कहीं भी भरा ना छोड़ें, पानी को चेंज करते रहे टाइम टू टाइम, अपने कूलर्स में, पानी की टंकी में, जहाँ भी पानी इकट्ठा हो वहाँ चेंज करते रहे टाइम टू टाइम, उसकी सफाई करते रहे, तो डेंगू से बचें। डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वर्ल्ड वाइड, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो डेंगू जो है वो मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। मॉस्किटो बॉर्न मतलब मॉस्किटोज से फैलता है, मॉस्किटो इसको कैरी करते हैं। फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वर्ल्ड वाइड, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। मोस्टली अर्बन यानी कि शहरों में, या फिर
जो सेमी अर्बन जो टाउन्स हैं, छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पाया जाता है, क्योंकि वहीं पर पानी, ये खुले पानी ज़्यादा, क्योंकि कूलर वहीं होते हैं, पानी की टंकियाँ वहीं होती हैं ज़्यादा, तो खुले में साफ़ पानी वहीं ज़्यादा इकट्ठा होता है गाँवों के कंपेरिजन में। तो वायरस रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग डेंगू इज कॉल्ड डेंगू वायरस DENV। तो ये जो वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए, उसका नाम है डेंगू वायरस DENV। तो इसके 4 सीरोटाइप्स है DENV के, DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि 4 बार हम अफेक्टेड हो सकते हैं। पहली अलग अलग सीरोटाइप्स हैं, अलग अलग जो वायरस हैं उसके टाइप्स हैं, तो 4 बार हम इन्फेक्ट हो सकते हैं डेंगू से। 4th न्यूज, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज फॉर पावर रिलेटेड स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इशूड एन ऑर्डर फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज विच शैल एक्सरसाइज ओवरसाइट ओवर ऑल पावर रिलेटेड स्कीम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिससे क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनाई जाएंगी, मतलब ज़िले के लेवल पर कमिटीज़ बनाई जाएंगी। इनका काम क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर रिलेटेड स्कीम्स होंगी उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो चेक करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इम्प्लीमेंट सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यानी कि नीचे लेवल तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ भी बनाई जाएंगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक ऑर्डर इशू किया है। तो क्या इनका मैंडेट होगा, किस लिए बनाई जा रही हैं? दिस इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन द कंट्री। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि जो पीपल हैं, जो ज़मीनी लोग हैं, यानी कि एक बेसिक लेवल पर लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट और उनकी ओवरसाइट हो। जो भी पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, जो देश भर में जो भी हो रहा है, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें कुछ पता ना हो। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा? जो मोस्ट सीनियर MP होगा डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे सीनियर होंगे उस जिले के, वो चेयरपर्सन होंगे। जो बाकी MPs होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो को चेयरपर्सन होंगे। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होंगे, यानी कि जो DM होंगे, वो मेंबर सेक्रेटरी हैं। चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन होंगे, ही विल बी मेंबर। जो MLAs हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी मेंबर्स होंगे। मोस्ट सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CPSU ऑफ मिनिस्ट्री मेंबर्स ऑफ पावर एंड NRE लोकेटेड इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और देयर नॉमिनेटेड ऑफिशियल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे जो CPSU होगा, यानी कि सेंट्रल PSU जो है, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर और NRE, जो भी मतलब जो पावर रिलेटेड इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव, या फिर अगर वो नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे, तो वो मेंबर्स होंगे। चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफ द कन्वीनर डिस्कॉम पावर डिपार्टमेंट कंसर्न। तो जो डिस्कॉम या पावर डिपार्टमेंट होगी, जो वहाँ सप्लाई करते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डिस्कॉम, जैसे दक्षिणांचल हो गया, रिलायंस एनर्जीज हो गए, टाटा है दिल्ली में, तो इस तरह के जो डिस्कॉम्स हैं, तो वहाँ जो भी सप्लायर्स होंगे उनके चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो भी कमेटी में होंगे। द कमिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विल मीट एट अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एटलीस्ट वंस इन 3 months to review, coordinate overall development of power supply infrastructure in the district in accordance with the scheme of government। तो जो कमेटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 3 महीने में एक बार कम से कम मिलेगी। तो मिलके वो रिव्यू करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो पावर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट में, वो कैसा डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है या जो भी है, या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो फॉलो हो रही हैं यानी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काम होगा कमेटी का। 5th न्यूज़, एक पहल ड्राइव। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा, नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा ने एक स्पेशल पैन इंडिया कैंपेन जो है 17 सितंबर 2021 को ये एक लॉन्च किया है। उससे क्या होगा? जो टू मेन स्ट्रीम लीगल एड एंड एक्चुअलाइज द एस्पिरेशन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन। तो इनका क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा से एक पहल ड्राइव जो है, एक पहल नाम की एक ड्राइव है, वो लॉन्च करी है। उसका क्या है कि जैसा हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो कोर्ट जाने से या पुलिस में जाने से वो डरते हैं, कोर्ट के नाम से डर जाते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। क्योंकि उनको चीज़ें पता ही नहीं है कि उनके लिए जो जस्टिस है वो कितनी मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या फिर वो नॉर्मली पा ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों को लगता है वकीलों का खर्चा, फिर उसका लिटिगेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस चीज़ को जस्टिस फॉर जो सारे सिटीजन हैं वो उसको एक्सेस कर सके, एक्सेस टू जस्टिस सिटीजन, जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन, इस चीज़ के लिए ये ड्राइव लॉन्च करी गई है। तो देखते हैं इसके बारे में। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉन्च द एक पहल ड्राइव अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 17 सितंबर टिल 2 अक्टूबर। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए ये ड्राइव है। टू एनकरेज मास रजिस्ट्रेशन अंडर टेली लॉ।
तो एक टेली लॉ है, उसके अंडर मास रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें उस चीज़ में। तो देखते हैं टेली लॉ क्या है। द मीडियम ऑफ टेली लॉ इफेक्टिवली प्रोवाइड्स प्री लिटिगेशन एडवाइस consultation to beneficiary by panel lawyers through a huge network covering 51,434 common services center in 50,000 gram panchayat in 633 district across 34 states and UTs। तो इसमें ये है कि अगर आप टेली लॉ में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें प्री लिटिगेशन एडवाइस, यानी कि कोई भी केस करने से पहले, लिटिगेशन फाइल करने से पहले, केस फाइल करने से पहले क्या एडवाइस है, कैसे करना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, तो वो एडवाइसेज या फिर लीगल एडवाइस, यानी कि जो भी लीगल एडवाइसेज आप, तो वहाँ पे पैनल लॉयर्स होंगे कई सारे, बेनिफिशरीज बाई पैनल लॉयर्स थ्रू ए ह्यूज नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क सेटअप किया जाएगा जिसमें कि 51,434 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? 50,000 ग्राम पंचायत में, 633 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और 34 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। तो वहाँ पर अलग अलग एक कॉमन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर लोग जाके लीगल सर्विसेज या प्री लिटिगेशन एडवाइस ले सकते हैं। The highlight of this campaign include deployment of 185 mobile vans and other vehicles to showcase films and documentaries on access to justice program। तो इसमें क्या होगा कि 185 मोबाइल वैन्स अलग अलग जगहों पर भेजी जाएंगी, उसमें फिल्म चलाई जाएंगी और डॉक्यूमेंट्री चला जाएंगी जिसमें शो किया जाएगा कि क्या कैसे जस्टिस को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि लोग कैसे इजीली जस्टिस एक्सेस कर सकते हैं। होल्डिंग ऑफ 4100 लीगल एड्स क्लिनिक to give pre-litigation legal advice to common citizen with the help of 37,000 panel lawyers and paralegal volunteers, besides holding awareness program at the village level on legal aid in 672 district। तो क्या होगा, 4100 लीगल एड क्लिनिक बनाए जाएंगे, जैसे नॉर्मल मेडिकल क्लिनिक होता है उसी तरह लीगल एड क्लिनिक बनाए जाएंगे जहाँ पे आप जाके, जैसे हेल्थ के रिलेटेड इशू आप मेडिकल क्लिनिक में जाके कोई भी एडवाइस ले सकते हैं डॉक्टर से, वहाँ पर आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं जाके, प्री लिटिगेशन या फिर लीगल, यानी कि लिटिगेशन फाइल करने से पहले, केस से पहले प्री लिटिगेशन या फिर केस के दौरान लीगल एडवाइसेस टू कॉमन सिटीजन विद द हेल्प ऑफ 37,000 पैनल लॉयर्स एंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स। तो लॉयर्स जो लीगल लॉयर्स हैं या फिर पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पर होंगे, वो एडवाइस देंगे आपको। बिसाइड होल्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम एट द विलेज लेवल, मतलब विलेज लेवल पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए जाएंगे लीगल एड इन द 672 डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका बस एम ये है, मेन एम जो है कि लोग जो कॉमन सिटीजन है, जो लोग कोर्ट तक जाने से डरते हैं, उन लोगों को एडवाइस दी जाए ताकि अगर कोई भी क्राइम होता है तो लोग उस चीज़ को, क्राइम छुपाने से अच्छा है या फिर आपस में ही जो सोचते हैं कि ठीक है अब कौन केस करे, कौन इन चक्करों में पड़े, तो वो सब चीज़ें ना हो, लोगों तक के लिए एक इजीली एक्सेसिबल थिंग हो जाए। कोर्ट एक जो है, कोर्ट ऐसी जगह हो जाए कि एक लोग सिक्योर फील करें कि हाँ कोर्ट इज़ विद अस, या जस्टिस मिलेगी हमें, हम इजीली जस्टिस एक्सेसिबल कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए एनवी जो हमारे चीफ जस्टिस रमन्ना जी, उन्होंने कल कहा भी है एक नॉर्मल इनफॉर्मल फंक्शन में कि जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो अभी भी ब्रिटिश टाइम से वही चली आ रही है, वही टफ लैंग्वेज, यानी कि अगर आप नॉर्मल किसी भी लिटिगेशन को उठा के देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहली चीज़, कानूनी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, वो समझ में आती है क्योंकि हम लोगों को कानून के बारे में नहीं पता है, लेकिन स्टिल उनकी जो इंग्लिश भी है, जो जस्टिस कोई एक रूल आता है या फिर जजमेंट आता है, उस चीज़ को अगर पढ़े भी तो वो जो कॉमन लेमन को नहीं समझ आती, लेमन लैंग्वेज है ही नहीं। तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि इसको एक ईजी किया जाए ताकि लोगों तक समझ में आए, लोगों को पहुँचे, तो लोग ऐसा ना समझें कि कोर्ट अलग ही चीज़ है, हमारे लीग में ही नहीं है। तो उस चीज़, और ये अच्छी भी बात है क्योंकि जस्टिस सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। 6 न्यूज़ महुआ नुत्रा बीवरेज। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल लोगों के लिए एक मार्केट डेवलप करने के लिए एक बनाया गया था। तो ट्राइफेड एंटर्ड इनटू कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FIIT, ए यूनिट एस्टेब्लिश्ड बाय IIT दिल्ली एंड मैसर्स रसिका बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, पूर्वी सिंगबम झारखंड टू कमर्शियलाइज द प्रोडक्शन ऑफ महुआ नुत्रा बेवरेज, अ हेरिटेज ड्रिंक इन स्टेट ऑफ झारखंड। तो ट्राइफेड ने FIIT के साथ मिलके, एक यूनिट है IIT दिल्ली की FIIT, तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट है, उसमें मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उसमें एक और मेंबर है, वो है मैसर्स रसिका बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीनों लोग मिलके जो महुआ नुत्रा बेवरेज, जैसे महुआ झारखंड में बहुत फेमस है, महुआ उनकी एक ट्रेडिशनल वो है, तो महुआ का ही एक कह सकते हैं मॉडर्न फॉर्म महुआ नुत्रा बेवरेज जो है वो उसको मिला के कमर्शलाइज किया जाएगा उसको, यानी कि उसको एक प्रॉपर ड्रिंक के रूप में मार्केटाइज किया जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। ट्राइफेड इन एसोसिएशन विद FIIT हैज डेवलप्ड दिस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट महुआ नुत्रा बेवरेज मेड आउट ऑफ महुआ फ्लावर so that tribals can benefit maximum
फ्रॉम द वैल्यू एडिशन ऑफ MFPs एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्राइफेड ने FIIT के साथ मिलके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे नॉर्मल महुआ फ्लावर से महुआ निकलता है जो वहाँ पे लोग पीते हैं पुराने टाइम से, तो उसको थोड़ा सा वैल्यू एडेड यानी कि उसको और थोड़ा कह सकते हैं कि अपडेट करके एक महुआ नुत्रा नाम का बेवरेज बनाया है और उसको मार्केटाइज किया जाएगा ताकि उसको एक कमर्शियल ड्रिंक के रूप में बेचा जाए ताकि ट्राइबल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड कंट्री वाइड ट्राइफेड। तो ये जो एक इनिशिएटिव है कि लोकल ड्रिंक को एक प्रॉपर कमर्शियल ड्रिंक की तरह बाहर लाना है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है झारखंड में भी और पूरे देश में भी। तो महुआ नुत्रा बेवरेज के बारे में बात करें, महुआ नुत्रा बेवरेज इन इट्स इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म, यानी कि मैंने बताया जैसे इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है, यानी कि बदला हुआ है, अपडेटेड फॉर्म है, इज ब्लेंडेड विद पोमोग्रेनेट फ्रूट जूस विच एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड मास्क द फ्लेवर ऑफ महुआ बेवरेज बाई इम्प्रूविंग इट्स अरोमा एंड टेक्सचर। तो इसमें जैसे क्या किया गया है, इसको ऐसा अपडेट किया गया है महुआ को कि महुआ में पोमोग्रेनेट यानी कि अनार का जूस भी मिलाया गया है और भी कुछ चीज़ें मिलाई गई हैं ताकि उससे क्या होगा कि उसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाए। दूसरा जो महुआ की जो महक है उसको डाउन करके, यानी कि उसका जो एरोमा है, टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब देखने में और सूंघने में और पीने में सबका थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाए, देखने में भी अच्छी लगे और महक भी ना खराब आए। तो वो सारी चीज़ें मिला के एक प्रॉपर बेवरेज बनाया है महुआ नुत्रा बेवरेज। Seventh news, Ayush Ahar. Union Minister of Ayush said the ministry should promote Ayush Ahar throughout the country. This will also help saving the youth from ills of junk food. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि मिनिस्ट्री को आयुष आहार को प्रमोट करना चाहिए। आयुष आहार यानी कि एक नॉर्मल बैलेंस डाइट, अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक नॉर्मल बैलेंस डाइट, यानी कि एक ऐसी डाइट कि जो हमारे ट्रेडिशनल फूड जो है उसकी डाइट। तो इससे क्या होगा कि जो यूथ है हमारे, जो आजकल जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और जो भी यही सब चीज़ें आजकल जो हमारे नए लोग हैं या जो नई जनरेशन है वो उन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड से ज़्यादा। अगर आप किसी से आजकल कहें कि मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी, ये सब चीज़ें जो गांव में खाई जाती हैं वो नहीं खाते लोग, उनको पसंद नहीं है, या फिर कुछ लोग तो खाई ही नहीं होती हैं। तो दे आर मोर लाइक कि फ्राइज़ अच्छी हैं या बर्गर अच्छे हैं, एंड यही सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि हम अपने आयुष फूड को प्रमोट करें ताकि जो नई जनरेशन है, यूथ्स हैं, वो जंक फूड कम खाएं। तो देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज प्रमोटिंग आयुष बेस्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल इन इज वर्किंग विद द कन्वर्जेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इन पोषण अभियान टू रियलाइज द अल्टीमेट गोल ऑफ सुपोषित भारत। तो एक पोषण अभियान है, सुपोषित भारत जो लॉन्च करी गई थी स्कीम, उसके अंडर एक पोषण अभियान है। तो उसको उसके गोल को रियलाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो आयुष बेस्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल, यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल सारी आयुष बेस्ड हो, यानी कि सारी एक ट्रेडिशनल बेस्ड हो, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट फॉलो करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है फसाई, इन कन्वर्जेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ऑल्सो रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन आयुष आहार विच विल फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइज आयुष बेस्ड आहार। तो फसाई ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर गाइडलाइन भी या फिर यानी कि एक कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस भी ये निकाले हैं कि आयुष आहार कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, विच विल फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइज आयुष बेस्ड आहार। 8th न्यूज़, मनोरमा मोहापात्रा। तो अभी रिसेंटली मनोरमा मोहापात्रा जी की डेथ हुई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही हैज़ एक्सप्रेस डीप ग्रीफ ओवर पासिंग अवे ऑफ एमिनेंट ओडिया लिटरेरियर एंड जर्नलिस्ट मनोरमा मोहापात्रा। तो ये जो थी मनोरमा मोहापात्रा, ये उड़िया थी, उड़िया लिटरेचर की एक मानी जानी एमिनेंट सदस्य थी। तो उनके डेथ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक डीप ग्रीफ एक्सप्रेस किया है। इनके बारे में बात करते हैं। द फॉर्मर एडिटर ऑफ लार्जेस्ट उड़िया डेली समाजा, तो जो उड़िया का एक डेली न्यूज़पेपर है वो समाज, तो उसकी फॉर्मर एडिटर रह चुकी हैं ये, और एंड शी वॉज डॉटर ऑफ पद्म भूषण अवार्डी राधानाथ रथ मोहापात्रा। तो राधानाथ रथ मोहापात्रा जो कि पद्म भूषण थे वो भी उनकी डॉटर है ये। मोहापात्रा वॉज द फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन उड़ीसा। तो ये जो मोहापात्रा जी थी शी वॉज फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जो उड़िया में वुमेन एम्पावरमेंट की जो भी कैंपेन है तो उसमें ये बहुत एमिनेंट या फिर उनका चेहरा कह सकते हैं कि वो थी। शी हैड वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984, सोवियत नेहरू अवार्ड इन 1988, क्रिटिक्स सर्किल ऑफ इंडिया अवार्ड इन 1990, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान इन 1991 एंड रूपम बारा अवार्ड इन 1994। तो इतने सारे अवार्ड उन्होंने जीते हुए हैं। एज एन एजुकेशनलिस्ट एंड लिटरेरियर
मोहापात्रा हैड क्रिएटेड अ नीश इन ओडिया लिटरेरी वर्ल्ड। तो एजुकेशनल और लिटरेचर के रूप में अगर बात करें तो मोहापात्रा ने अपनी अलग जगह यानी कि नीश अपनी ओडिया लिटरेरी वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई हुई है। शी हैज़ प्लेड अ पाइवटल रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड सोशल इशूज स्पेशली कंसर्निंग वुमेन। तो उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि सोशल इशूज़ और जो भी या स्पेशली वुमेन को लेकर जो भी परेशानियां हैं और जो इश्यूज़ हैं उनको लोगों तक लाया जाए और उनको लोगों को अवेयर किया जाए उन बारे में। एज ए एडिटर ऑफ समाज शी टुक जर्नलिस्टिक एथिक्स टू अ न्यू लेवल। जब वो समाज की एडिटर थी तो उन्होंने जर्नलिस्टिक एथिक्स जो होती है यानी कि जर्नलिस्टिक की जो भी नैतिकता होती है उस चीज़ को अलग लेवल तक ले गई और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे रूप में समाज जो उनके जो एडिटर थी तब तो बहुत अच्छे से चलाया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस चीज़ को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें इस चीज़ का और बस रेगुलर बने रहे तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस